हाँ जी, समझ में आई बात। यस बेसिकली 100 बात की एक बात यह है कि रेक्टिफिकेशन में इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि दो अलग टीचर्स बात को अलग ढंग से सोचकर अलग ढंग से एंट्री बताएं, तो उनकी रेक्टिफाइंग एंट्री डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, और ऐसा होगा ना जब भी, ये बहुत ही मतलब गुस्सा दिलाने वाली सिचुएशन होती है कि स्टूडेंट कहता है सर मैं गलत कैसे हूं, मुझे ये समझा दो। और ये समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सामने वाला टीचर जबरदस्ती अपनी बात को सही कह रहा है और बच्चे की बात मान नहीं रहा। ऐसे केस में होना यही चाहिए कि टीचर को उसको भी कंसीडर करते हुए मार्क्स दे देने चाहिए, बट ऐसी चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। इसलिए रेक्टिफिकेशन एक बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इसमें लैंग्वेज अगर गड़बड़ हो गई ना तो उसका अलग मतलब निकलता है। इसलिए सीधी सी बात है, मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो टीचर्स को इंग्लिश आनी चाहिए ढंग से, ताकि वो सही बात लिख सके। अगर टीचर अपनी इनकम्प्लीट इंग्लिश में बात लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बच्चा तो उसी को पढ़ के समझ रहा है ना, तो गलती बच्चे की नहीं है, गलती टीचर की है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही ऐसा बना दिया जिसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे केस में हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। हमें टीचर की तरह ही चलना होगा। हाँ जी बोलो। सर, हम ये लिख सकते हैं ड्राइंग अकाउंट स्लैश मोटरसाइकिल अकाउंट। बेशक बेशक लिख सकते हो, ये गलत नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को। नहीं तो उसकी बजाय बेस्ट तरीका ये है कि आप जो एंट्री बनाओगे ना, आप जो भी एंट्री बनाओ, मान लो मैं ही अगर यहाँ पर मोटरसाइकिल का अकाउंट क्रिएट करता हूँ टू समथिंग, तो मैं नीचे नोट देके लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, सिंस पर्सनल यूज इज नॉट मेंशन्ड, तो वी हैव नॉट कंसीडर्ड ड्राइंग्स। बस अगर आप इतनी लाइन ऐड कर दोगे ना, तो मेरे हिसाब से हर टीचर आपको मार्क्स देगा। ये टीचर भी समझ जाएगा कि स्टूडेंट ने एक स्मार्टली आंसर दिया है कि पर्सनल यूज मेंशन नहीं था इसलिए मैंने ड्राइंग कंसीडर नहीं किया, सिंपल। और ऐसा ना सीए के एग्जाम्स में बहुत होता है, ऐसा सीए के एग्जाम्स में बहुत होता है। अगर कभी कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है तो सीए के स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि आप ना नीचे नोट देकर अपनी बात को जस्टिफाई कर दो और आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज। सर, उसमें तो याद नहीं आता। हाँ, सर, पर एग्जाम देते हुए याद नहीं रहते। आदत हो जाती है। सीए के बच्चे पता है कितनी बार एग्जाम देते हैं, पिछली बार फेल हुए थे तो उन्हें याद रहता है। इसलिए ये मत कहो सीए के बच्चे एक बारी में सीए नहीं बनते आसानी से। और अगर वो बन गए तो समझ लो उनकी किस्मत थी कि उनकी बारी में पेपर आसान आ गया। समझ रहे हो बात। किसी भी सीए स्टूडेंट से ये बात डिस्कस कर लेना, मेरी बात सच साबित होगी। ठीक है, क्लियर। और बताओ इस क्वेश्चन में कोई और पॉइंट। नो सर। ओके फाइन।
हाँ जी, इलस्ट्रेशन 16 में कोई पॉइंट? सर सेकंड पॉइंट। ओ, समझ में आई है तो अजीब सी, मगर पहले पढ़ रहा हूं फिर मतलब समझाऊंगा। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 were purchased for various members of the staff and the cost was included in purchases account. A similar amount was debited from the salaries of the staff members concerned and the net payments to them debited to salaries account. इस लाइन का मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि हमने कुछ गुड्स खरीदे थे स्टाफ के मेंबर्स को देने के लिए, ठीक है, स्टाफ के मेंबर्स को देने के लिए हमने कुछ गुड्स खरीदे थे और वो हम उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, हम उनकी सैलरी में से काटेंगे वो पैसा। यानी कि एक तरह से हम स्टाफ वालों को एक तरह से गुड्स दे रहे हैं और पैसा उनकी सैलरी में से ले रहे हैं। तो यानी कि जो परचेजेस टू कैश है उसकी जगह सैलरीज टू कैश होना चाहिए, क्योंकि हमने गुड्स खरीदने में जो कैश दिया है वो सैलरी में से कटेगा, या ये माना जाएगा कि हमने उनको उतनी सैलरी दे दी और बाकी सैलरी हम उन्हें अलग से देंगे। मान लो अगर किसी की 20,000 की सैलरी है और मैं उसे 5,000 के गुड्स दे रहा हूं तो मैं उसको 15,000 की सैलरी पे करूंगा, 5,000 उसको गुड्स मिल गए। तो इस पॉइंट में ये यही कहना चाह रहे हैं कि हमने गुड्स खरीदे थे एम्प्लॉइज के लिए तो वो हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिए और बाद में हमने जो उनको सैलरी दी है उतनी अमाउंट डिडक्ट करके सैलरी दी है, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने। देखो, पढ़ के देखो, समझ में आ रही है बात? अब मेरे समझाने के बाद पढ़ के देखो। तो सर इसमें गलती क्या की है इन्होंने? गलती कुछ नहीं हुई है, मतलब इसको आप यूं कह सकते हो कि भाई मेरे को एक तरह से सैलरीज टू परचेजेस करना था। जैसे जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, या गुड्स गिवन एज चैरिटी है, या फिर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स है, इनकी जनरल एंट्री क्या बनाते हो आप लोग? इनकी जनरल एंट्री क्या बनाते हो? सर पूरा ये अपॉइंटमेंट टू परचेज। यस सर। यानी कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू परचेजेस, यहां पे करूंगा चैरिटी टू परचेजेस, यहां पे करूंगा फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यही ना? यस सर। तो इसी तरीके से यहां पर मैंने कर दिया सैलरीज टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स गिवन एज सैलरी टू एम्प्लॉइज, सिंपल सी बात है, मतलब सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, इतनी सारी कहानी का एक छोटा सा मीनिंग आप देख सकते हो। इन्होंने भी यही एंट्री की होगी, आपके पास सॉल्यूशन तो होगा ही सामने, मैंने भेजा नहीं था लेकिन बुक में तो देख ही रहे होगे, तो उन्होंने यही एंट्री की होगी, आई एम श्योर। Yes, sir. बस ये है कि समझने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन सवाल यह है कि ओवरऑल मतलब यही है जो मैं समझा रहा हूं, और उसे समझने के लिए आपको ये वाली एंट्रीज थोड़ी सी सोच के फिर ये करने पर आपको अजीब नहीं लगेगा, समझ में आ जाएगी। और अगर इतना सब होने के बाद भी किसी को समझ नहीं आती ना, तो पता है मैं क्या बोलता हूं? मैं क्या, सारे टीचर बोलते हैं कि इसको रट लो, क्योंकि ये जब भी आएगी ना वर्डिंग्स यही आएंगे। मतलब एक स्टूडेंट जिसको पता है कि यार ये वर्डिंग्स आएंगे तो मुझे ये एंट्री बनानी है, समझ नहीं आई क्यों, बस मुझे बनानी है, तो या तो इसको समझ लो
नहीं तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर मैंने 10 बार समझ लिया, मुझे नहीं समझ आ रहा, बात ही खत्म हुई। इसका क्लियर मतलब यह है कि या तो समझाने वाले को समझाना नहीं आ रहा, या फिर समझने वाला अपने बेसिक्स में उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इसे समझ पाए। अल्टीमेटली मतलब यह है कि ये अपने आप में इकलौती है, यानी कि वन एंड ओनली वन, एक तरह से कह सकते हैं वन ऑफ इट्स ओन काइंड। तो इसको जब भी कोई टीचर देगा तो यही वर्ड्स यूज करेगा, समझ रहे हो बात? सिर्फ अमाउंट बदल सकता है, दैट इज नॉट श्योर। 10,000 को 20,000 कर दूंगा, 50,000 कर दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। सवाल यह है कि एंट्री यही होगी, समझ गए? पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा कभी डिस्कस करूंगा, थोड़ा एग्जाम के पास आने पर फिर से डिस्कस करना मेरे से, तो आपको क्लियर करता रहूंगा। तो यानी कि इसको इम्पोर्टेंट या कुछ ऐसे सर्कल वर्कल मार के लिख लो, ताकि जब भी एग्जाम आए ऐसी एंट्रियां रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि टीचर दे सकता है ये एंट्री। ठीक है, सबको समझ में आ गई? यस सर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? इसके अंदर और कोई दिक्कत, मतलब कोई और पार्ट? और 11th वाली भी। कौन सी? 11th। 11th? इसकी अगले पेज पे भी है क्या? यस सर। अच्छा, बड़ा लंबा क्वेश्चन था यार। मेरे मेरे इसमें तो नहीं है। मैंने भेजा नहीं था क्या? सर भेजा था आपने अलग से, छोटी सी फोटो एक अलग। पता नहीं तो फिर आया क्यों नहीं। सर मैं रीड कर दूं? हाँ बिल्कुल, आप रीड कर दो। सर डेबिट बैलेंस करूं सर? हाँ बिल्कुल, करो करो। A debit balance of 5,000 on the personal account of Mr. John ठीक है। had been omitted when extracting a trial balance. तो ये तो उसने साफ शब्दों में कह ही दिया ना, कि जॉन के नाम से हमारी बुक्स में एक डेबिट बैलेंस था, मतलब जॉन हमारा डेटर था 5,000 रुपए से। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो हम जॉन को उसमें लिखना भूल गए। इसका मतलब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना, उसमें क्रेडिट और डेबिट, तो बेसिकली उसमें क्रेडिट का टोटल तो 50,000 आया और डेबिट का टोटल 45,000 आया। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हम 5,000 का एक जॉन का डेबिट अमाउंट लिखना भूल गए, तो हमने यहाँ 5,000 का एक तरह से एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए। तो आज की डेट में हमको रेक्टिफाइंग एंट्री ये पास करनी होगी, जॉन टू सस्पेंस, यानी कि जॉन को 5,000 से बुक्स में दिखाना होगा और सस्पेंस को उस बुक्स में से हटाना होगा। सर इसमें अब जैसे सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ है, तो हम फिर वो भी लिख सकते हैं? हाँ वो भी लिख सकते, क्योंकि रियलिटी में तो बुक्स के अंदर हर, मतलब, लेकिन क्योंकि इन्होंने ट्रायल बैलेंस का नाम लिया है ना, तो ट्रायल बैलेंस में तो हम हर एक नाम अलग अलग लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस में तो हर नाम अलग अलग लिखते हैं, इसलिए मैंने नाम ही लिखा। लेकिन यही अगर बैलेंस शीट की बात होती तो वहां पर हम डेटर्स की एक हेडिंग बना के सारे डेटर्स जोड़ देते हैं। मतलब अगर मैंने 5 लोगों से पैसा लेना है तो मैं 5 को इकट्ठे दिखा दूंगा अंडर द हेड ऑफ सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, ओके सर। तो बात वही होती है कि गलत दोनों में से कुछ नहीं है। यू कैन राइट जॉन, यू कैन राइट सन्ड्री डेटर्स, दोनों में नंबर मिलेंगे। ठीक है,
यस सर। और बताओ। इस क्वेश्चन में कोई और डाउट? हाँ जी, कोई और डाउट? सर 17th में है। हाँ बोलो बोलो, खोल लिया मैंने। 3rd है। Third point. One item of purchase of 25 has been posted from the purchase book to the ledger as 350. आसान है ये तो। इसका इसका मतलब इसके परचेज बुक के ग्रैंड टोटल में। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं कहना चाह रहे, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये 25 यहाँ 350 पोस्ट हुआ है, ये जो 25 है ये इधर 350 पोस्ट हुआ है। इसका मतलब है ये किसी सप्लायर के अकाउंट की बात कर रहे हैं, सप्लायर या क्रेडिटर जो भी कहना चाहो आप उसको। अक्सर मन में कस्टमर आता है, लेकिन कस्टमर जो है ना हम डेटर्स के लिए यूज करते हैं वर्ड, तो कस्टमर ना बोलकर उसको सप्लायर बोला जाता है। द राइट वर्ड इज सप्लायर, जो हमें माल सप्लाई करता है, जिससे हम माल खरीदते हैं, ही इज सप्लायर। तो जनरली बुक्स में ये बोला जाता है कि सप्लायर का अकाउंट है, सप्लायर का जो माल सप्लाई करता है। आप लोग अभी इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे होगे ना, डिमांड एंड सप्लाई, आई थिंक ये सर पढ़ लिया। पढ़ लिया ना। तो सप्लाई का मतलब होता यही है कि जो हमारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए गुड्स सप्लाई करते हैं, उन्हें सप्लायर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई चीज मांग रहा हूं तो मुझे जो चीज उसे, जो बंदा मुझे उस चीज को ला के देगा वो मुझे वो चीज सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर वर्ड बोलते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक सप्लायर का अकाउंट, क्योंकि पोस्टिंग जो होती है ना, जो पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग टू सप्लायर्स अकाउंट होती है। तो जब हम किसी परचेज बुक से पोस्टिंग करते हैं तो वो सप्लायर के अकाउंट में करते हैं, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, मतलब इसको बोलूंगा सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, और परचेज का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, तो वो अलग से होता है। लेकिन जब ऐसे बोला जाता है वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 25 हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम द परचेज बुक टू द लेजर, तो ये कस्टमर का मतलब सप्लायर के लेजर की बात हो रही है। इसका मतलब है हमने उस सप्लायर को क्रेडिटर कितने से बनाना था? सर 25। और कितने से बना दिया? 350। यानी कि हमने सप्लायर को ज्यादा क्रेडिट कर दिया ना। यस सर, तो अब डेबिट करेंगे 325। तो सप्लायर टू सस्पेंस हो जाएगा। देखो इन्होंने यही एंट्री बनाई होगी। यस सर। यस सर, मेरे को वो सप्लायर ही नहीं समझ आया था कि क्यों लिखा है। नहीं, आप सप्लायर की जगह क्रेडिटर भी यूज कर सकते थे वर्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने सप्लायर इसीलिए ओके सर। अब डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि पहले मैंने भी एक दो बार जो है कस्टमर वर्ड यूज किया है आप लोगों के सामने अभी थोड़ी देर पहले भी, तो वो मुंह से फ्लो में कस्टमर निकल जाता है। लेकिन कस्टमर के लिए जब हम माल बेचते हैं तो कस्टमर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम माल खरीदते हैं तो सप्लायर वर्ड यूज करते हैं। हम उसको कस्टमर तो नहीं सर बोलते। सेल्स बुक अगर होती तो कस्टमर होता।
राइट, तो कस्टमर होता, तब हम कस्टमर वर्ड यूज करते। ओके सर। ठीक है, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं बातें, लेकिन इसमें अगर आपने उसकी जगह क्रेडिटर लिख दिया तो वो गलत नहीं है। ठीक है, ओके सर। और बताओ, थर्ड पॉइंट हो गया, एनी अदर पॉइंट? गौरीश आपने किए थे ये वाले या नहीं यस किए थे? सर, किए थे सर। तो आपके कोई डाउट नहीं निकले? सर 2 बार मैं बोलने लगा, एक बार कुछ ने बोल दिया, एक बार स्टार्ट समझ लिया। चलो ठीक है, ठीक है। और कोई पॉइंट? नहीं सर, अभी आज सच तो कोई नहीं। और ये चारों टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस थी, ये चारों ढंग से समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने इसके अलावा आई थिंक डीके गोयल की भी कुछ इलस्ट्रेशंस भेजी थी, मतलब इलस्ट्रेशन क्या, डीके गोयल के क्वेश्चंस थे वो, यस वो भी करे नहीं। तो वो आप ट्राई कर लो। मैं ना अभी घर पे मेरे पास वो बुक घर पे पड़ी है, अभी मैं गौरीश से बोलूंगा कि या तो वो उनके ना सॉल्यूशंस भी भेज देगा, क्योंकि वो बुक शायद सबके पास ना भी हो, तो मैं खाली क्वेश्चन क्वेश्चन भेजे थे, अब उनके सॉल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई कर लो ताकि कोई भी सर, और। इसके सॉल्यूशन वो पीडीएफ में भी मिल जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, अगर आपके पास वो पीडीएफ है तो आप डेफिनेटली उसमें देख सकते हो, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं उसके सॉल्यूशंस भी साथ के साथ अभी मतलब उसमें ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। आप लोग जैसे टीएस ग्रेवाल की ये 4 इलस्ट्रेशन डिस्कस करके काफी क्लियरिटी मिल गई होगी आप लोगों को, बट उसकी टेस्टिंग उन इलस्ट्रेशन से हो जाएंगी जो मैंने आपको डीके गोयल की दी है। तो अब आप उनको देख लो, अगर उनका में कोई खास डाउट नहीं निकलता है आप लोगों का, तो फिर हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, और दैट न्यू टॉपिक विल बी डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओके सर। जिसको मैं फाइनल अकाउंट्स बोलता हूं। फाइनल अकाउंट्स जैसे किसी के फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना, वैसे ही बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स होते हैं। इसका मतलब है इन अकाउंट्स को बन जाने के बाद हमारा साल खत्म हो जाता है, और साल खत्म होने के बाद अगला साल फिर शुरू होता है, और अगले साल हम फिर सब कुछ बनाते हैं, और अगले साल के एंड में फिर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, और गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट होती है टैक्स की, और उसके बाद अगला साल, फिर उसके बाद अगला साल, फिर उसके बाद अगला साल, एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो आप लोग वो क्वेश्चंस ट्राई कर लो, अगर उसमें कोई डाउट निकलता है तो मैं पहले वो ले लूंगा और फिर ये स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अगला टॉपिक यही होगा। ठीक है, ओके सर। आज की रिकॉर्डिंग में अभी आपको बस अगले 15-20 मिनट में सेंड कर दूंगा, और उसके बाद आप वो बचे हुए इलस्ट्रेशन जो मैंने भेजे थे वो एक बार कर लेना, अगर कोई डाउट निकलेंगे तो मैं बता दूंगा। उसके सॉल्यूशंस मैं अभी सेंड कर दूंगा, या गौरीश अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो सेंड कर दें प्लीज। ठीक है, सर अभी कर देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, गुड नाइट। क्या हो रहा है?